नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह धुनावर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो कोशिका के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो कक्षा 9 में 10, 11, 12 सभी क्लासों के अंदर कोशिका से संबंधित भाग होता है और इसमें कोशिका के संबंध में हर क्लास में, बोर्ड की क्लास में, कंपटीशन की क्लास में कोशिका से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया है कि इसकी हर एक लाइन एक प्रश्न बनती है, हर एक लाइन इस प्रश्न का उत्तर बनती है। ये हर लाइन इतनी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने प्रत्येक लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनों को शामिल किया गया है और जो चीजें हमें आवश्यक नहीं है उनको मैंने इसमें से हटाया। इस वीडियो को तैयार करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की विज्ञान की पुस्तक, कंपटीशन में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन और बहुत सी प्रतियोगिताओं की जो मैगजीन होती है उनमें से मैंने इसमें वीडियो को तैयार किया है, जिसकी हर लाइन आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिसकी हर लाइन एक प्रश्न बनती है, हर लाइन एक प्रश्न का उत्तर बनती है। इसके अंदर ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि बोर्ड की एग्जामों में, कंपटीशन की एग्जामों में पूछा गया है या पूछने की संभावना होती है। इस साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ पैटर्न चेंज किए हैं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या घटा करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमने इसमें नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, कक्षा 10 और 12 के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखें, इसके आने वाले भाग 2 और भाग 3 को भी देखें, जिसमें हम कोशिका विभाजन, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको हम समरी में सारांश के रूप में और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को कम समय में आपको बताएंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए। अब हम शुरू करते हैं कोशिका। कोशिका जिस तरह से घर के ईंटों से बना होता है, उसी तरह जीव भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। जैसे हमारा घर है, वो एक एक ईंट से मिलकर के पूरा घर बन जाता है, उसी तरह से हर जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है और इस छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के पूरा बड़ा जीव बन जाता है। इन छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। जैसे घर का दीवारें, मकान पूरा बनता है, वो ईंट से बनता है, इसी तरह इन छोटी छोटी इकाई जिनसे शरीर बना होता है, जिनसे सारे सजीव बनते हैं, उन्हें हम कोशिका कहा जाता है, कोशिका कहते हैं। कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई है, यानी बिना कोशिका के कोई जीव नहीं बन सकता। कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न पूछा जाता है, सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है कोशिका। कोशिका सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी जिस कोशिका के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे जीव जंतुओं के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, इसी तरह कोशिका के बारे में विशेषकर जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने, कॉर्क ने की थी, जो कि सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की थी, क्योंकि इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने देखी वो मृत कोशिका में देखी, कॉर्क के अंदर, और सजीव में कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। परंतु अगर ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो अपना उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं कि भाई एक कोशिकीय जीव, वे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा। एक वो जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे किससे बने होते हैं? एक कोशिका से। दूसरा बहुकोशिकीय जीव, ये वे जीव हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कवक, पौधे, जानवर आदि। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और श्वान ने 1838-39 में किया। यानी कोशिका सिद्धांत को प्रश्न आता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कोशिका सिद्धांत है क्या?
प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और पहला बिंदु है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से ही उपस्थित कोशिका से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नई कोशिका बनती है वो पहले से ही जो पुरानी कोशिका होती है उससे निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में बताया कि नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि नवीन कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लेडन और स्वान ने। और पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, ये सिद्धांत किसने दिया? विर्चोव ने 1855 में दिया। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, चाहे वो छोटे से छोटा एक कोशिकीय जीव हो और चाहे सबसे विकसित प्राणी मनुष्य हो। सबके जीवन की शुरुआत, उत्पत्ति एक कोशिका से शुरू होती है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, परंतु कुछ जीव है जिनके ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस आदि कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कोशिका की संरचना, यानी ये जो कोशिका होती है ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। कितने में? 3 रूप में विभाजित होती है। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। देखिएगा आप, सबसे पहले होता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये बाहर की जो संरचना होती है ये सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है। कोशिका द्रव जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये बीच का जो द्रव इसमें पाया जाता है। और कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यूक्लियस, ये जो बीचों बीच में संरचना, बड़ी सी संरचना पाई जाती है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो कोशिका की संरचना में मुख्यतः 3 भाग हुए। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। ये कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर बहुत से भाग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन कोशिकांगों के अलग अलग कार्य होते हैं। इस कोशिका के अंदर जो बहुत से भाग होते हैं, अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, उन सबके कार्य अलग अलग होते हैं। कोशिकांग और उसके जो है कार्य। कोशिका भित्ति, सबसे पहले क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बताएंगे तब इसके बारे में आपको और डिटेल से बताएंगे। ये कोशिका भित्ति होती है, ये पादप कोशिका को आकार देने का एवं रक्षा करने का कार्य करती है। यानी पादप कोशिका है उसको आकार देती है और सुरक्षा करने का काम करती है। यह शैवाल हरे पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल होते हैं और ग्रीन प्लांट होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न बनता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पादपों में? तो उत्तर होगा सेलुलोज की बनी होती है। यह जीवाणु एवं कवकों में काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई कवक होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करना, कि भाई कोशिका के अंदर कौन सी चीज बाहर आएगी, कौन सी अंदर जाएगी, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, वो है कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन और वसा यानी लिपिड की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है केंद्रक। जो ये चित्र दिखाया हुआ है ये कोशिका का सबसे अंदर का बीच का सबसे बड़ा भाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का सबसे बड़े कोशिकांग कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा केंद्रक है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसे कोशिका का डायरेक्टर एंड कंट्रोलर कहा जाता है। ये कोशिका का क्या है? डायरेक्टर और कंट्रोलर। क्वेश्चन आता है कोशिका का डायरेक्टर एंड कंट्रोलर निम्न में से कौन सा कोशिकांग है? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें पहला उत्तर होगा अपना केंद्रक, क्योंकि ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं, इसी प्रकार कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसका अध्ययन जो करते हैं उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। प्राय एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर ज्यादातर कोशिकाओं के एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। इसका कार्य कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे डायरेक्टर एंड कंट्रोलर कहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है कि कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करना। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को भी पहुंचाता है। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि इस केंद्रक के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से उसकी संतान से फिर उसकी संतान में पहुंचाने का कार्य केंद्रक द्वारा करता है। केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका में विभाजित होता है। ये जो केंद्रक है ये आगे चल करके जो है केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका में विभाजित होता है। इसके पार्ट पाए जाते हैं। अगला कोशिकांग महत्वपूर्ण है तारक काय, जिसकी खोज की बॉवेरी ने। किसने की जिसकी खोज? बॉवेरी ने। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता। इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना है। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं कैसे बनती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य कोशिका विभाजन में होता है वो होता है तारक काय का। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बिजली का। शरीर का कोशिका के अंदर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं या जिसे बिजली घर के नाम से भी जानते हैं, जिसका चित्र आपको यहाँ दिखाया हुआ है। चप्पल की आकृति का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल, और ये सेल के अंदर इस प्रकार का ये एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसकी खोज अल्टमान ने की। सिकवेज ने इसे शक्ति ग्रह कहा। पावर हाउस नाम किसने दिया? सिकवेज ने इसे शक्ति ग्रह कहा। हमारे शरीर की जो हृदय की पेशियां होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाया जाता है। पीएमटीकी में और कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर की सबसे कौन सी कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो वो उत्तर होता है हृदय की पेशियों में सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा देना है। इसका काम क्या है? सबको पूरी कोशिका को एनर्जी प्रदान करना, इसीलिए इसे पावर हाउस का नाम कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र है। सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया यानी कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती है और इसमें डीएनए होता है। यह ऊर्जा यानी एटीपी जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। जैसे पैसे की मुद्रा रुपया होता है, ऐसे शरीर की कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं। छठा कोशिकांग गोल्जी का चित्र दिखा रखा है आपको ये इस प्रकार। इसकी खोज की कैमिलो काल्गी ने। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि यह पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करता है कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में कितने समय तक परिवहन करेगा। इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना है। पौधों में इनकी संख्या ज्यादा होती है। यह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। तो गाल्गी काय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिवहन को नियंत्रण करना है और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और उसको बनाने में मदद करना है। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं, इसकी खोज कीथ पोर्टर ने की। यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा कोशिकांग कंकाल तंत्र कहलाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या ईआर। ईआर पर जब राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो उसे रफ ईआर कहते हैं। ये ईआर होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आरईआर जिसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो उसे कहते हैं ईआर या रफ ईआर। और जब इस ईआर पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं यानी सतह चिकनी होती है ईआर की, तो उसे कहते हैं स्मूथ ईआर। इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का है। यह नलिकाओं और थैलियों से बना होता है।
इसका एक सिरा केंद्रक से दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। दोस्तों, हमने ये जो स्लाइडें बनाई हैं इसमें एनसीईआरटी की बुक्स, इसके अंदर कंपटीशन की बुक, इसके अंदर राजस्थान बोर्ड में चलने वाली बुक्स, उन सब किताबें और बहुत सी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। हो सकता है इसकी वजह से किसी की साल बच जाए और किसी का परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए, वो आपको बहुत दुआ देगा और आपको और हमारा भी इसमें सहयोग माना जाएगा। तो वो भी याद करेगा कि उनका वीडियो देख करके हमारा परीक्षा में सिलेक्शन हुआ या अच्छे मार्क्स आए। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत, एक वीडियो बनाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम, ये जिसकी खोज डी डुवे ने की, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कणों को पचाना है, क्योंकि जो कण होते हैं कोशिका के अंदर उनको डाइजेस्ट करने का काम है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। यह पुराने घिसे पिटे और अस्वस्थ कोशिकाओं को पचाकर हटा देता है, यानी कोशिका के अंदर जो डेड हो जाते हैं, घिसे पिटे हो जाते हैं, उन कोशिकाओं को भी पचा देता है। जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाएं नष्ट करने की जरूरत होती है, यानी जब बॉडी की सेल्स के अंदर बहुत सारी मृत कोशिकाएं हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो यह अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देता है और स्वयं नष्ट होता है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी डेड सेल को खत्म करने के लिए, अनवांछित पदार्थ को खत्म करने के लिए ये खुद भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की जब जरूरत होती है तो अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देता है और उसके साथ खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। राइबोसोम, इसकी खोज पैलेडे ने की। ये कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग है। सबसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो उत्तर होगा राइबोसोम। ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन निर्माण का, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं, या यूं कहें ये प्रोटीन निर्माण की एक फैक्ट्री है। प्रश्न पूछा गया कई परीक्षाओं में प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग है, उत्तर होगा राइबोसोम। रिक्तिका, रसदानी, इसकी खोज स्पेलेंजानी ने की। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की खोज डुजार्डिन ने 1941 में की। इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने का होता है। यह एक मृत कोशिकांग होता है। लवक, जिसकी खोज हैकेल ने की। ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता। ये 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, या जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके जिसको नाम जो है शिम्पर ने 1885 में दिया। इसे पादप का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पादप का रसोई घर। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन पादप का रसोई घर है, या क्लोरोप्लास्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पादप का रसोई घर। इन्हें स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। स्टार्च का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। पौधों का हरा रंग इसी के कारण होता है। पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। यह भोजन बनाने में मदद करता है। पर्णहरित होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे भोजन निर्माण होता है। दूसरा अवर्णी लवक, या जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिसकी खोज शिम्पर ने की। ये पौधों के भूमिगत भागों में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट था पत्तियों में, और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है भूमिगत भाग जो जल तना उनमें पाया जाता है। वर्णी लवक ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे पौधों की पंखुड़ियों का रंग लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। ये रंग प्रदान करने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको कोशिका का परिचय और कोशिका सिद्धांत और कोशिकांग बताया। आपने पूरा वीडियो देखने के बाद एक बात नोट की होगी कि हमारे वीडियो की हर लाइन
एक क्वेश्चन बनती है, हर लाइन एक क्वेश्चन का जवाब बनती है, इसलिए इसकी एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ सको। इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक आप इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।